नमस्कार दोस्तों। एम पॉक्स, जिसको आप मंकी पॉक्स के नाम से पहले जाना करते थे, वो वायरस एक बार फिर से उसका आउटब्रेक हो चुका है। इसका आउटब्रेक आपने साल 2018 में भी देखा होगा, साल 2022 में भी इसके आउटब्रेक के बारे में आपने सुना होगा। और अब ये जो वायरस का आउटब्रेक हुआ है, ये बहुत सीरियस हो चुका है। WHO ने इसमें वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित कर दिया है। और ये वायरस अब खबर में बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पहले ये अफ्रीका से शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन अब ये बढ़ करके पाकिस्तान तक पहुंच गया। पाकिस्तान में एक केस मिला है एम पॉक्स का, और उसके साथ ये यूरोप में भी पहुंच गया है। यूरोप के स्वीडन कंट्री में भी इसके केसेस पाए गए हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस से इस पूरे इशू को देखा जा रहा है एम पॉक्स को, क्योंकि ये आगे चल करके पैंडेमिक में भी बदल सकता है। जिस तरीके से आपने कोविड-19 का आउटब्रेक देखा जब तेजी से पूरे ग्लोब के अराउंड फैल गया था, उस तरीके से कहा जा रहा है कि एम पॉक्स भी आगे चल करके उतनी तेजी से ही फैल सकता है। अब बेसिकली एम पॉक्स है क्या? ये एक तरीके की वायरल इलनेस है। एम पॉक्स एक तरीके का वायरस है और ये स्पीशीज है ऑर्थोपॉक्स वायरस का। तो इसको पहली बार साइंटिस्ट ने 1958 में इसको खोजा था, इस पूरी बीमारी को, और उस समय मंकीज में ये पाया गया था। मंकीज में, अब एज द नेम सजेस्ट एम पॉक्स, तो पॉक्स लाइक जो रैशेस हैं वो पिंपल्स जैसे बन जाते हैं। वैसा जैसे आपको चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, तो ठीक वैसा ही कुछ पिंपल जैसा बन जाता है शरीर पर। तो ये पहली बार मंकीज में पाया गया था, और मंकीज में जब पाया गया तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि मंकीज से ही इसकी शुरुआत हुई है, और इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। बाद में पता लगा कि नहीं, इसकी शुरुआत जो है वो रोडेंट्स से हुई है, और रोडेंट से ये बीमारी निकल करके आई है। रोडेंट से ट्रांसफर होते होते एक एक एनिमल्स में पहुंची, और उसके बाद एनिमल से ट्रांसफर होते होते ये ह्यूमंस में पहुंच गई। तो इसलिए इसको मंकी पॉक्स अब और नहीं कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम एम पॉक्स रख दिया गया है। इस पूरे वायरस के दो वेरिएंट्स होते हैं, और ये दोनों वेरिएंट इस वाले इशू में, मतलब इस पूरी वेव जो आई है 2024 वाली, इसमें दोनों वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं कई कंट्रीज में। अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज में इसके दोनों वेरिएंट्स पाए गए हैं। पाकिस्तान में भी सिर्फ एक वेरिएंट पहुंचा है, एक ही केस मिला है इसका, और स्वीडन में भी अभी एक ही वेरिएंट पहुंचा है। वो वैसा वेरिएंट पहुंचा है जिसको सही किया जा सकता है, तो इसलिए ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन बात टेंशन वाली ये है कि अब ये एशिया और यूरोप दोनों कंट्रीज में पहुंच चुका है ये वायरस। अब यहाँ पर क्या होता है कि एम पॉक्स के सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आप सिम्टम्स को देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे बॉडी पर आपके, मतलब कि हाथों पर, पैर पर, चेस्ट पे, फेस पे, माउथ पे, हर जगह पर पिंपल लाइक रैशेस, पहले रैशेस होंगे और उसके बाद वो रैशेस जो है वो पिंपल्स में फॉर्म हो जाएंगे, और उन पिंपल्स के अंदर में पस भरा होगा। जैसे आप देखते होगे फोड़ा फुंसी होती है तो उसमें से पस जो निकलता है येलो कलर का या वाइट कलर का, ठीक वैसा ही होगा ये एम पॉक्स भी। अगर आपको एक इमेज से दिखाऊं, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग इमेज है ये, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इस पर्सन के फेस पे ये पूरा एम पॉक्स इसको हुआ है, और इसके फेस पर यहाँ पर ऐसे पिंपल जैसे आपको गोले दिखाई दे रहे होंगे। और इस पिंपल्स में क्या है, इनमें पस भरा हुआ है, वाइट और येलो पस जो है वो पूरी तरीके से इसमें भर जाता है। काफ़ी पेन भी होता है, और ये पूरा जो है पिंपल्स ये पूरी बॉडी पर हो जाएगा। तो पहले आपको रैश होगा, और फिर वो रैश से ये पिंपल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पिंपल्स जो है वो पहले दिन से ही, अगर आपको एमपॉक्स होता है तो पहले दिन से ही फॉर्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको 17 दिन लगते हैं, मतलब इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो 17 दिनों का है। 17 दिन तक आपको क्या होगा, आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, मतलब आपको फीवर हो सकता है, हेडेक है, मसल एक है, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और उसके बाद 17 दिन के बाद ये आपको रैशेस होना शुरू होंगे, और फिर उसमें ये पिंपल्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये अब एमपॉक्स आपको हो चुका है। अब ये स्प्रेड कैसे हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा इसका खतरा स्प्रेड होने का, मतलब हर तरीके से स्प्रेड हो सकता है अगर बॉडी कांटेक्ट होता है तो। मतलब अगर मैं फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन करता हूँ और आपके बहुत करीब जाके मैं बात करना शुरू करता हूँ, और जो मेरा सलाइवा है वो आपके, ऑब्वियस सी बात है, वो आपके शरीर पर जाएगा ही, तो उससे हो सकता है। मेरे बहुत क्लोज जाके ब्रीदिंग करने से भी आपको एमपॉक्स फैल सकता है। उसके अलावा म्यूकस से ये एमपॉक्स फैल सकता है। कोई भी बॉडी फ्लूइड से भी ये एमपॉक्स, आपके जेनिटल्स के जो बॉडी फ्लूइड हैं उससे भी ये एमपॉक्स जो है वो दूसरे तक फैल सकता है। इवन जो चीज़ मैंने यूज़ की हुई है, सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं सोने के लिए मैंने चादर यूज़ करी, तो उस चादर से, या मैंने अपने सर पे कुशन लगाया तो उस कुशन से अगर उसको डिसइंफेक्ट किए बिना उसको जो पर्सन जिसको एमपॉक्स नहीं हुआ है वो यूज़ करता है, तो उस केस में भी एमपॉक्स फैल सकता है। मतलब ठीक वैसा जैसे हमने कोविड के टाइम पर देखा था, जिस तरीके से उसका फैलाव था, तो उसी तरीके से हर तरीके से ये एमपॉक्स आप तक फैल सकता है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ये अभी एंडेमिक डिजीज़ है, लेकिन इसको WHO बहुत जल्दी पैंडेमिक घोषित करेगा अगर ये बहुत तेज़ी से फैलता है तो पूरी कंट्रीज़ में, क्योंकि अब ये एशिया में भी पहुँच चुका है, ये अब यूरोप में भी पहुँच चुका है।
WHO ने इस पूरी डिजीज़ को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि इसमें टोटल 14,000 केसेस पाए गए हैं और उसके अलावा 524 डेथ्स अभी तक इसमें रिकॉर्ड की गई हैं। रिकॉर्डेड डेथ्स हैं जो कि अफ्रीका में हुई हैं, क्योंकि ये अफ्रीका से शुरू हुआ है। और ये जितनी भी डेथ हुई है 96% कॉन्गो में ही हुई हैं। अगर आप इस वाले पूरे जो इसका जो वेव आया है 2024 का, उसका आउटब्रेक देखोगे तो ये एक्चुअल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर आपको एशियन सब कॉन्टिनेंट में बीच में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर से इसके सबसे पहले केसेस पाए गए, इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ये पहुंचा, बगल बगल की कंट्रीज़ में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये पहुंचा, उसके बाद कैमरून में पहुंचा, नाइजीरिया में बड़ी बुरे हालात हैं, उसके बाद घाना में बड़े बुरे हालात हैं, उसके बाद ये आप देख सकते हो सुदान में भी पहुंचा, इजिप्ट तक भी थोड़े बहुत केसेस हैं, नीचे मोजाम्बिक में भी केसेस हैं, साउथ अफ्रीका में भी केसेस हैं। मतलब ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट पे पूरी तरीके से फैल गया। और उसके बाद अब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कल ही एक केस इसका पाया गया और स्वीडन के अंदर में भी इसके केसेस कल पाए गए हैं। तो दैट मीन्स कि अब ये एशियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोप में भी पहुंच चुका है। अभी तक WHO ने इस पूरी बीमारी को एक एंडेमिक डिजीज़ घोषित की थी, पैंडेमिक डिजीज़ घोषित नहीं की थी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, एंडेमिक डिजीज़ होती है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही होती है। सपोज जैसे ये आपका एमपॉक्स आया तो अभी ये सिर्फ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट पे ही फैला हुआ था, इसीलिए इसको एंडेमिक डिजीज़ कहा गया। अब जैसे कोविड-19 आपने देखा कि वो ऑल थ्रू द ग्लोब बहुत तेज़ी से फैल गया और इसीलिए उसको पैंडेमिक घोषित किया WHO ने। तो WHO, अगर ये बीमारी एमपॉक्स भी ऑल ओवर द ग्लोब फैल जाती है तो WHO इसको एक पैंडेमिक घोषित कर देगा। तो अभी तक पैंडेमिक घोषित नहीं किया क्योंकि ज़्यादा देशों में ये फैल नहीं पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इसका पुराने वेरिएंट्स आए थे, एक 2018 में इसका वेरिएंट आया था और कहा गया था कि ये 2018 वाला जो वेरिएंट था इसका, वो कम से कम 142 देशों में फैल गया था। और उसके बाद 2022 का भी वेरिएंट आया था और अब 2024 का भी वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा एमपॉक्स वायरस के बारे में समझ में आ गया होगा, कौन कौन से देशों में पहुंच चुका है, कैसे ये इसके सिम्टम्स होते हैं, एक्चुअल में ये क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी में आपके लिए 2 बहुत स्पेशल कोर्सेज लेके आया हूँ मैं। ये कोर्सेज दोनों मैं ही लेने वाला हूं और ये कोर्सेज जो हैं, एक कोर्स है उसके जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर हम द प्राइस द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर डिस्कस करेंगे और दूसरी हम द जजमेंट्स दैट शेप द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर, मतलब जहाँ से ऑयल से मनी और मनी से पावर तक कैसे हमारी दुनिया पहुँची, जो प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स पूरी गवर्न होती है, वो एक्चुअल में आपको समझ में आता होगा कि ऑयल जियोपॉलिटिक्स की वजह से ही गवर्न होती है और उसकी वजह से मनी और उसकी वजह से पावर जियोपॉलिटिक्स तक हम कैसे पहुंचते हैं, कैसे पूरी दुनिया हमारी बाइपोलर बनती है, फिर मल्टीपोलर बनती है। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑयल के फाउंडर्स, उनका क्या स्टेक्स था, उसके बाद कैसे ग्लोबल स्ट्रगल शुरू होता है, कैसे 2 ग्रुप्स में पूरी दुनिया डिवाइड होती है, उसके बाद कैसे क्या क्या वॉर्स हुई थी, फिर हाइड्रोकार्बन्स एज में क्या हुआ, किसने क्या आविष्कार किए, कौन कितना आगे पहुंचा, और उसके बाद जो है जो आज की डेट में आप वर्ल्ड में जो बैटल्स देख रहे हो, तो फाइनल मास्टरी की जो बैटल है वो कौन जीतेगा या कौन इसमें कितना स्टेक रखता है, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में इस पूरे कोर्स के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉलिटी का कोर्स है, ये दोनों कोर्सेस आपको सेम प्राइस में मिलेंगे, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 500 का प्राइस यहाँ पर पे करना है। और ये प्राइस पे करने के लिए कोर्स का जो एक्चुअल फीस है वो 999 थी, उसको और कम करके हमने सिर्फ 500 की कर दी है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है यहाँ पर APYT10। इस कोड को आप जब यूज़ करोगे तो आपको ये कोर्स जो है वो सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये दोनों कोर्सेज बंडल कोर्स है, मतलब ये दोनों कोर्सेज आपको 500 में ही मिल जाएंगे। तो 250 का लगा लो आप, एक कोर्स पड़ा आपको, और इसमें टोटल 10 लेक्चर्स होने वाले हैं। तो जियो पॉलिटिक्स वाले में ये 5 लेक्चर्स होंगे और उसका जो पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम फाइनेंशियल लैंडस्केप जो इंडिया की तय हुई है जजमेंट्स के थ्रू, उन जजमेंट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कई सारे जजमेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे चल करके लॉ बनता है। इनमें से एक बहुत फेमस जजमेंट है वुमेन इन वर्कप्लेस के ऊपर, आपने विशाखा जजमेंट का नाम सुना होगा। तो विशाखा जजमेंट पे बाद में चल करके लॉ बनता है, जजमेंट पहले आता है कोर्ट का। ठीक उसी तरीके से इंदिरा गांधी जी का जो स्ट्रगल चला था सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ पर जो उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन केस लेकर के आई थी, तो वहाँ से वो बैंक नेशनलाइजेशन केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है उस समय क्या सिनेरियोज थी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ में 2G केस को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। उसके बाद जो सबसे अभी का रिसेंट और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आधार केस, जिसमें सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस में ही आपस में लड़ाई हो गई थी कि आधार, क्योंकि आधार केस में प्राइवेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर गवर्नमेंट के पास आपकी पूरी डिटेल होगी तो आपकी प्राइवेसी काहे की। और दूसरी तरफ के एस पुत्तास्वामी का जजमेंट आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो आपस में क्लैश हो गया था। तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या रीजनिंग दी गई थी, डिसेंट ओपिनियन क्या था। अच्छा, अभी जो रेप केस हुआ है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से पूरा देश हिल गया है। उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप केस हुआ। तो एक खबर आप सुन रहे होगे कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों नहीं करवा लेते। अगर आधार सबका बना हुआ है हमारे देश में तो सबके आधार से डीएनए प्रोफाइलिंग करवा लेनी चाहिए। तो उस डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर भी यहाँ पर आधार केस में डिस्कशन थी। डिसेंट ओपिनियन में एक जज ने इसकी बात करी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्सेस पूरे फुल फ्लेजेड कोर्स हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ इसको सीखने को मिलेगा और आप इनको अलग अलग जगह पर यूज़ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं बैंक नेशनलाइजेशन केस बता रहा हूँ तो जिस पीरियड में ये हुआ था सिर्फ उसके सेक्शंस जो केस आया था वही बता दूंगा। नहीं, मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि उस समय देश में चल क्या रहा था, उसके बाद ये केस हुआ, इस केस के बाद क्या चेंजेस हुए, लोगों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे जिससे आप इसके रिलेटेड कई सारी चीज़ों को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। आप अलग अलग जगह पर इसको यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो दोनों जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटी दोनों के कोर्सेज हैंड इन हैंड इसी तरीके से चलेंगे। सिर्फ 500 रुपीज़ का ये कोर्स है और आप उसमें मेरा कोड यूज़ करना APYT10। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स की लिंक दी हुई है, एक बार जा करके आप लिंक पर ज़रूर से चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये कोर्स मूव होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।